आपने तूतनखामुन के खजाने के बारे में जरूर सुना होगा। इस खजाने को तूतनखामुन की मम्मी के साथ किंग्स वैली में दफनाया गया था। ये वैली इजिप्ट में मौजूद गिजा पिरामिड से 650 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जिसके टॉम को 4 नवंबर 1912 में डिस्कवर किया गया था। इस खजाने की तस्वीरों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरी दुनिया में इस खजाने की बात फैल गई। इस खजाने में बहुत सारी चीजें थी, जिनमें एक सोने से बना हुआ हार था, जिसमें एक पत्थर लगा हुआ था। ये वो पत्थर था जो आने वाले कई सालों तक साइंसदानों की नींदें हराम करने वाला था, क्योंकि ऐसा पत्थर आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। इस तरह के पत्थर को दुनिया भर में ढूंढा गया, लेकिन ऐसा एक भी पत्थर साइंसदान को नहीं मिल सका। दुनिया भर के साइंसदान बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये पत्थर कहां से आया। इस पत्थर को स्टडी करते हुए कई साल गुजर चुके थे, लेकिन किसी के पास भी इसका जवाब नहीं था। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ टेक्नोलॉजी का दौर आया और साइंसदानों ने इस पत्थर को पहली बार लैब के अंदर स्टडी करने का सोचा। जब इसकी लैब टेस्टिंग की गई तो इसके नताइज के बारे में जानकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि ये पत्थर नहीं बल्कि कांच का टुकड़ा है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि जब इस कांच के टुकड़े की प्रॉपर्टीज को आम कांच की प्रॉपर्टी से मैच किया गया तो ये कांच बहुत ज्यादा मुख्तलिफ था। आमतौर पर जब लावा किसी वजह से ठंडा हो जाता है तो वो कांच बन जाता है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लावा जब पानी से टकराता है तो वो काले रंग के क्रिस्टल ग्लास में तब्दील हो जाता है। लेकिन साइंटिस्ट का कहना था कि कांच का ये टुकड़ा वोल्केनिक प्रोसेस से नहीं बना। इस चीज को कई बार टेस्ट किया गया और नतीजे सेम रहे। लैब टेस्टिंग से ये बात सामने आई कि कांच के इस टुकड़े की फॉर्मेशन 1800 डिग्री से भी ज्यादा के टेम्परेचर में हुई है, जबकि वोल्केनो से जो लावा निकलता है उसका टेम्परेचर 1100 डिग्री तक होता है। लैब टेस्टिंग के बाद साइंसदान मजीद परेशान हो गए। वो सोच रहे थे कि आज से 3000 साल पहले जब टेक्नोलॉजी ना होने के बराबर थी, उस वक्त के लोगों के पास ये कांच का टुकड़ा कहां से आया। इस कांच को सिर्फ कुछ ही साइंसदान स्टडी नहीं कर रहे थे, बल्कि दुनिया भर में इस टुकड़े को स्टडी किया जा रहा था। कई सालों के बाद भी किसी को नहीं पता चल सका कि कांच का यह टुकड़ा कहां से आया है, और अब यह टुकड़ा एक मिस्ट्री बन रहा था। लेकिन एक दिन एक काफला सहरा के रेगिस्तान से गुजर रहा था। उस काफले ने देखा कि रेत पर दूर दूर तक कुछ चीजें चमक रही थीं। जब उन्हें करीब जाकर देखा तो लाखों कांच के टुकड़े रेत पर पड़े हुए थे, और ये सेम उसी तरह का कांच था जो तूतनखामुन के खजाने में मौजूद था। जिस जगह से ये कांच मिला था वो जगह तूतनखामुन के टॉम से 1000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जो बहुत ज्यादा हैरानकुन बात थी, क्योंकि इस जगह से लोग बहुत कम गुजरते हैं और वहां से इस कांच के लाखों टुकड़ों का मिलना बहुत हैरानकुन बात थी। लाखों कांच के टुकड़ों की बात बहुत तेजी के साथ फैल गई, और ये बात उन साइंसदानों तक भी पहुंच गई जो इस टुकड़े को स्टडी कर रहे थे। उनको अब जवाब मिल चुका था कि आज से 3000 साल पहले के लोग किंग्स वैली से 1000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद रेगिस्तान के इस हिस्से से गुजरे होंगे, और तब उनको ये कांच मिला। जिस सवाल का जवाब पिछले कई सालों से साइंसदान फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, अब उसका जवाब साइंसदानों को मिल चुका था। एक सवाल का जवाब मिलने के बाद अब दूसरा सवाल साइंसदानों के सामने खड़ा हो चुका था कि आखिर ये कांच के टुकड़े रेगिस्तान के बीचों बीच आए कहां से थे। इस बात को जानने के लिए साइंसदानों ने उस जगह जाने का प्लान किया, लेकिन वहां जाना इतना आसान नहीं था। 72 घंटे सफर करने के बाद साइंसदान उस जगह पहुंच गए। यहाँ ये कांच के टुकड़े लाखों की तादाद में मौजूद थे। यहाँ पर दूर दूर तक किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। जब इन टुकड़ों को साइंसदानों ने करीब से देखा तो कई टुकड़े रेत पर और कई टुकड़े रेत के अंदर दबे हुए थे। साइंसदानों ने कहा कि ऐसा लगता है कि किसी दौर में यहाँ का टेम्परेचर किसी वजह से 1800 डिग्री से भी ज्यादा हो गया, जिससे ये ग्लास के टुकड़े बने। जब इन टुकड़ों को लैब में एक बार फिर से स्टडी किया गया तो पता चला कि इनमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक जमीन से नहीं है। और इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात साइंसदानों को ये पता चली कि ग्लास का ये टुकड़ा आज से 3 करोड़ साल पहले बना था। इन दोनों चीजों की वजह से साइंसदानों ने कहा कि हो सकता है कि आज से 3 करोड़ साल पहले
एक मेट्रॉइड जमीन से टकराया जिसकी गर्मी से कांच के ये टुकड़े बने। यह बात मैं आपको बता दूं, जमीन पर मेट्रॉइड गिरते रहते हैं लेकिन उनका साइज बहुत छोटा होता है। जब वो मेट्रॉइड जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो डेंस एटमॉस्फेयर की वजह से वो जमीन के साथ टकराने से पहले ही हवा में फटकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी मेट्रॉइड का साइज बड़ा हुआ तो वो हमारी जमीन से टकरा सकता है और इससे निकलने वाली गर्मी का टेम्परेचर 5000 डिग्री से भी ज्यादा हो सकता है। यानी जिस टेम्परेचर में कांच के ये टुकड़े बन सकते हैं, मेट्रॉइड की टक्कर का टेम्परेचर उससे भी ज्यादा है। लेकिन जब किसी जगह पर कोई एस्टेरॉयड गिरता है, वहाँ बहुत बड़ा क्रेटर बन जाता है, जिससे पता चल जाता है कि किसी दौर में यहाँ एक एस्टेरॉयड गिरा था। चांद पर आपको ऐसे बहुत सारे घड़े दिखाई देंगे और जमीन पर भी ऐसे कई घड़े मौजूद हैं, लेकिन रेगिस्तान में दूर दूर तक ऐसा कोई भी क्रेटर मौजूद नहीं था जो इस बात को साबित कर सके कि आज से 3 करोड़ साल पहले यहाँ मेट्रॉइड गिरा था। अब साइंसदान मजीद परेशान हो चुके थे। वो इस मिस्ट्री को हल करने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके थे, लेकिन अभी भी उनको ये नहीं पता चल रहा था कि कांच के ये टुकड़े कहां से आए। लेकिन फिर एक साइंसदान फरूक बास ने इस मिस्ट्री को हल कर दिया। इस साइंसदान ने सैटेलाइट की मदद से इस एरिया को स्टडी किया और इसने इस जगह से 100 किलोमीटर दूर एक ऐसे एरिया को नोटिस किया, यहाँ पर घड़े जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। जब इसे मजीद स्टडी किया गया तो ये बात कंफर्म हो गई कि यहाँ किसी दौर में कोई मेट्रॉइड गिरा था। उस साइंसदान ने यह भी कहा कि आज से 7000 साल पहले ये रेगिस्तान हरा भरा जंगल हुआ करता था। क्योंकि ये ग्लास 3 करोड़ साल पुराना है तो उस वक्त यहाँ का नक्शा डिफरेंट हुआ करता था। जब इस जगह से 100 किलोमीटर की दूरी पर आज से 3 करोड़ साल पहले आग का मेट्रॉइड इस जगह गिरा तो कुछ ही सेकंड्स में यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया और यहाँ पर रेत पिघल गई। तो यहाँ उस वक्त पानी मौजूद था। जब उस जगह का लावा इस पानी में गिरा तो ये अनोखा ग्लास बन गया और फिर ये ग्लास पानी में बहता हुआ 100 किलोमीटर दूर मौजूद आज वाली लोकेशन पर आ गया। इस ग्लास की मिस्ट्री को हल करने में साइंसदानों को 100 साल लग गए। इस ग्लास को डिजर्ट ग्लास का नाम दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ सहरा के रेगिस्तान में पाया जाता है जो अफ्रीका में मौजूद है। हमारी जमीन से 4 लाइट ईयर दूर एक स्टार है जिसका नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी है। इसके गिर्द ऑर्बिट करने वाले सियारे का नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी बी है। साइंटिस्ट इस सियारे की तस्वीर खींच चुके हैं, लेकिन इसी सोलर सिस्टम में 2 और स्टार्स हैं जिनका नाम अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी है। साइंसदान के मुताबिक ये स्टार्स हमारे सूरज जैसे हैं। कई सालों से साइंसदानों को शक था कि इन दोनों स्टार्स के गिर्द सियारे हो सकते हैं, लेकिन दोनों स्टार्स की तेज रोशनी एक दूसरे पर पड़ती है, जिसकी वजह से इनके गिर्द घूम रहे सियारे को देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इन स्टार्स को देखा गया। इसने उसी मेथड का इस्तेमाल किया जैसे गाड़ी का सनवाइजर सीधी धूप को रोककर रोड देखने में मदद करता है। इन सियारे को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि इस मेथड में अल्फा सेंटोरी ए और बी दोनों की बची हुई रोशनी को तस्वीर से निकालना पड़ा। फिर तस्वीर में सियारों की बहुत हल्की रोशनी बची। इनकी बहुत सारी तस्वीरें खींची गई जिनसे वो सियारा साइंसदान को क्लियर दिखाई दे गया, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेम्स की तस्वीर से पता चला कि अल्फा सेंटोरी ए के गिर्द सैटर्न जितना बड़ा गैस जॉइंट मौजूद हो सकता है। फिर कंप्यूटर सिमुलेशन से साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि ये गैस जॉइंट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन के अंदर एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। और ये पहली बार था कि साइंसदान अल्फा सेंटोरी ए के गिर्द सियारे को देख रहे हैं, जो साइंसदानों के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। हो सकता है उस सोलर सिस्टम में कई और सियारे मौजूद हों जिनको डिस्कवर करना बाकी है। जैसे ही उनको डिस्कवर किया जाएगा हम उस पर वीडियो बनाएंगे। इसके बाद बात करते हैं जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की एक और डिस्कवरी की। अगस्त 2025 को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी का इस्तेमाल करते हुए कॉमेट 3I एटलस को स्टडी किया। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने देखा कि इस कॉमेट पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं।
हैरान करने वाली बात ये है, अब तक जितने भी कॉमेट्स को फाइंड किया गया है उनमें इन दोनों की रेशियो इस कॉमेट पर सबसे ज्यादा देखी गई है। और ये हमारे सोलर सिस्टम का कॉमेट नहीं है, बल्कि किसी और सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में आया है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की स्टडी से पता चला कि ये कॉमेट अपने सोलर सिस्टम के उस हिस्से में बना यहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा ठंडा था कि CO2 गैस बर्फ की फॉर्म में जम सकती थी। इस कॉमेट को स्टडी करके जेम्स ने ये साबित किया कि प्लैनेटरी सिस्टम और जिंदगी के बुनियादी अनासर सिर्फ हमारे ही सोलर सिस्टम में नहीं हैं, बल्कि पूरी गैलेक्सी में फैले हुए हैं। यानी जिन एलिमेंट्स और केमिकल प्रोसेस से हमारा सोलर सिस्टम बना है, साइंसदान के मुताबिक बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये एलिमेंट्स पूरी गैलेक्सी में हर जगह सेम हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की एक और शानदार डिस्कवरी की। नेपच्यून जो हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी सितारा है, ये हमसे 4.5 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है। इसका कलर नीला है, जिसकी वजह से ये आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस मौजूद है जो सूरज की इंफ्रारेड रोशनी का ज्यादा हिस्सा जज़ब कर लेती है और बहुत कम रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इसका बहुत ज्यादा हिस्सा देख नहीं पाता। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से ये कुछ ऐसे दिखाई देता है। इसका एक फायदा भी है, इससे नेपच्यून के गिर्द मिट्टी से भरी रिंग्स और बड़े बड़े बादल क्लियर दिखाई देते हैं। ये नेपच्यून की अब तक की सबसे क्लियर इमेज है। इस तस्वीर में नेपच्यून के इस रिंग को साइंसदान पहली बार देख रहे थे और इसी तस्वीर में हमें नेपच्यून के 14 मून्स भी नजर आ रहे हैं। साइंसदान अभी भी नेपच्यून की तस्वीर को स्टडी कर रहे हैं ताकि नेपच्यून के मजीद राज समझ सके। इसके बाद बात करते हैं जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की इस तस्वीर की। हमारी कायनात इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसमें दूर मौजूद स्टार्स और गैलेक्सीज को देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन साइंसदानों को एक ऐसा तरीका मिल चुका है जिससे खला में दूर मौजूद चीजों को बिल्कुल क्लियर देखा जा सकता है। इस मेथड को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। ये एक इफेक्ट है। ये तब होता है जब कोई बहुत भारी गैलेक्सी का ग्रुप जैसे RxJ2129 जो हमसे 3.2 बिलियन लाइट ईयर दूर है, जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के सामने आ जाता है। ये क्लस्टर इतना भारी होता है कि इसकी ग्रेविटी स्पेस और टाइम को मोड़ देती है और ये इफेक्ट एक कॉस्मिक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है, जिससे इसके पीछे और दूर मौजूद गैलेक्सीज बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। 2023 में वेब ने RxJ2129 क्लस्टर के पीछे एक बहुत बड़ा सुपरनोवा एक्सप्लोजन देखा, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने उस नोवा को सिर्फ एक बार नहीं देखा बल्कि कई बार देखा, क्योंकि उस सुपरनोवा की रोशनी अलग अलग आ रही थी, जिसकी वजह से एक ही धमाके की कई तस्वीरें नजर आने लगी। क्योंकि इस नोवा से आगे RX2129 नामी क्लस्टर था और हर तस्वीर की रोशनी क्लस्टर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरी, इसीलिए वो सुपरनोवा बार बार नजर आता है। यानी इस तस्वीर में हमें जितने सुपरनोवा एक्सप्लोजन नजर आ रहे हैं, असल में वो सिर्फ एक ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन है, लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से हमें ये सुपरनोवा एक से ज्यादा नजर आ रहा है। ये जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई एक शानदार तस्वीर है। इसके बाद बात करते हैं 55 कैंसरी E की। इसे भी हबल टेलीस्कोप ने 2004 में ढूंढा था और ये सितारा हीरे का बना हुआ है। ये सितारा जिस स्टार को ऑर्बिट करता है वो बिल्कुल हमारे सूरज जैसा है और इसका मास हमारी जमीन के मास से 8 गुना ज्यादा है। ये हमारी जमीन से 40 लाइट ईयर दूर कैंसर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। साइज में बड़ा होने की वजह से साइंसदान इसे सुपर अर्थ कहते हैं और ये पहला डिस्कवर किया गया सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है। जब कोई भी इंसान वहां जाएगा तो उसे वहां हर जगह कच्चे हीरे दिखाई देंगे। इसके बाद बात करते हैं इस तस्वीर की। इसे भी हब्बल ने ही खींचा है। ये हमारी कायनात का सबसे बड़ा बादल है जिसका नाम W3OH है और ये हमारी जमीन से 6500 लाइट ईयर दूर है। ये जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि इस बादल में शराब के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब बात करते हैं इस तस्वीर की। ये एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मेसियर 74 गैलेक्सी। ये स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है। इसमें 100 बिलियन से भी ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं और जब आप इसे हब्बल से देखेंगे तो ये रोशनी की तरह जगमगाती हुई दिखाई देती है। इसका साइज 47,500 लाइट ईयर है। इसकी उम्र 13 अरब साल है और ये हमसे 30 मिलियन लाइट ईयर दूर है। ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।